हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 3 बस की यात्रा। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं इस पाठ पर, ताकि आप इस पाठ को यहाँ से पढ़ सकें बच्चों। और आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक होगी, आप वहाँ से भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रहे बच्चों, एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि जो आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे वे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देख लेना आप, यहाँ पर पाठ आपका समाप्त हो जाता है और इस पाठ के अंत में यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, हरिशंकर परसाई। कौन है ये इस पाठ के लेखक। तो याद रहे बच्चों, ये पाठ एक व्यंग्यात्मक शैली में है, व्यंग है। और इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जानते रहे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हो जाते हैं प्रश्न अभ्यास और ये बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। तो इन सब के उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अपने प्रश्नों के उत्तर। तो ज़्यादा देर न करते हुए बच्चों, चलिए जान लेते हैं सीधे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 3 बस की यात्रा। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। सबसे पहले आपके लिए होगा कारण बताएं। तो कारण बताएं में बच्चों पहला प्रश्न है आपके लिए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो क्यों जगी बच्चों, आपने पाठ तो पूरा पढ़ा होगा, आपको अच्छी तरह से याद होगा। उत्तर लिखेंगे, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। और अर्थमोह क्या होता है, यानी कि पैसे का लालच। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी कि कोई एक एक पैसे के लिए मरने को तैयार हो ना, तो ऐसी भावना बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान जोखिम में डालने बुरा लगता है और अपनी जान सभी को प्यारी है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि थोड़े से अर्थमोह के चक्कर में, यानी कि अर्थमोह क्या होता है, पैसे का लोभ या लालच कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है लेखक कहता है कि कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक हाथ प्रभु हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्या समझे आप, यहाँ पर जो है लेखक एक व्यंग मार रहा है और व्यंग्यात्मक शैली में ही उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन चलिए, आप तो सिर्फ अपने उत्तर पर ध्यान दें और ये आपका प्रश्न है और आप उत्तर इस प्रकार से लिखें। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तो क्यों दी थी बच्चों, उत्तर में लिखेंगे आप, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब कहाँ रुक जाए और इसे ठीक होने की भी कोई संभावना कम है, यानी कि नहीं है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए रात कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह, डाकिन क्या होती है, जो है कहीं पर भी धोखा दे सकती है और जो है व्यक्ति की जान जोखिम में डाल सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है ये आपका और उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न, और ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो क्यों लगा था, आपने पाठ तो पढ़ा था, बस की हालत बहुत ख़राब थी। चलिए उत्तर लिखेंगे, ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा, या लेखक ने ऐसा, यहाँ पर लिखेंगे आप, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था। होता है ना, जब आप गाड़ी में सफ़र करते हैं तो बस के इंजन वाली जगह पे क्या होता है, कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है ना। पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी। लेकिन लेखक को लग रहा था कि खाली इंजन के सामने नहीं हो रहा है, पूरी बस ही झंझना रही है। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है।
मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों किस प्रकार बस की हालत बहुत खराब थी। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, यहाँ पर गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो क्यों हुई बच्चों? क्योंकि पुरानी हालत थी बस की, बहुत बुरी हालत थी और बस काफ़ी पुरानी थी। यहाँ तक कि नई बसें भी अपने आप थोड़ी ना चलती है ना, आप जानते ही हैं कि कोई ना कोई ड्राइवर उसको चलाता है तभी बस चलती है। लेकिन यहाँ पर जो व्यंग्यात्मक शैली में बात की गई है कि यह बस अपने आप चलती भी है। उत्तर में आप लिख सकते हैं कि बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने क्या कहा? चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। समझ गए ना आप? तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं चौथे प्रश्न का। बात करते हैं पांचवा प्रश्न। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्यों समझ रहा था बच्चों? आप तो वैसे भी समझदार हैं और आप समझ सकते हैं कि जब आदमी बस की यात्रा करता है या बस में सफ़र कर रहा होता है और टूटी फूटी पुरानी बस हो तो क्या होगा? हमेशा जो है बस में बैठे हुए यात्रियों को खतरा बना रहता है, कब किस पेड़ पर टकरा जाए और उनकी जान जोखिम में जा सकती है। इसलिए ठीक है, स्थिति यहाँ पर थी। उत्तर में आप लिखेंगे बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था, बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। ठीक है ना? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं कि पेड़ पे जो है पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए मान रहा था लेखक क्योंकि बस कभी भी जाकर किसी भी पेड़ पर टकरा सकती है। बात करते हैं अगला प्रश्न है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो आपने एसएसटी जिसे आप कहते हैं सामाजिक अध्ययन विषय आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, किसने किया था शुरू और कब किया था। चलिए उत्तर में लिखेंगे आप। उत्तर में लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीब के दिन बिता रहा था, वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दांडी मार्च, रह लगा दें ऊपर, दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। असहयोग आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1930 में, उनके नेतृत्व में हुआ था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर छठा प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का, यहाँ पर 2 बार में न लिखें, 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। कहाँ पे किया है? बस के संदर्भ में। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद भी चलती जा रही थी। आई बात समझ में? बहुत सिंपल आंसर है बच्चों, थोड़ा समझने की बात है। आप जो प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से पढ़े, पहले सुने और उन्हें समझें, उसके बाद उत्तर लिखें। ये 7वां प्रश्न है आपका और इसका उत्तर। आगे आते हैं बच्चों भाषा की बात से प्रश्न आपके लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां प्रश्न है, बस बस बस। क्या समझे आप? बस 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 3 बार है ना ये बस लिखा हुआ, 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, पहला बस, दूसरा बस अधीनता के अर्थ में और तीसरा बस पर्याप्त या काफ़ी के अर्थ में। ठीक है, प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि तीनों बसों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक बस ये है, एक बस ये है, एक बस ये है, और तीनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। जैसे बस से चलना, मेरे बस में नहीं है, आप बस करो। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों के समान बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो इसी प्रकार से आपने इन्हीं से जो है 2-2 वाक्य बनाने हैं। तो जैसे आप पहला वाक्य बनाएंगे बस से, सवारी के अर्थ में प्रयोग करके 2 वाक्य बनाएंगे। नंबर 1,
तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। ठीक है। दूसरा, जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो। तो ये कहाँ पर है? ये जो बस का उपयोग किया गया किसके लिए किया गया? बस, यानी जो चलती हुई गाड़ी होती है ना, बस कहते हैं ना आप उसे। तो उसके अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया। ये दो वाक्य हैं, आप लिख सकते हैं। अगले दो वाक्य हैं बच्चों, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं बस यहाँ पर अधीनता के अर्थ में। किसके अर्थ में? अधीनता के अर्थ में, दूसरे के बस वाले अर्थ में। तो यहाँ पर पहला दूसरा दो वाक्य हैं, आप इस प्रकार से लिखें। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं। अब ये गाड़ी वाली बस की बात नहीं हो रही बच्चों, ये जो है अधीनता के अर्थ में हो रही है। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं, और भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं। ये तो आप भी कहते हैं, है ना। तो ये दो प्रकार के हो गए। तीसरा बस क्या होता है? सिर्फ या मात्र के अर्थ में, जैसे आप कहते हैं बस कीजिए, बहुत हो गया। तो इसी प्रकार से पहला है बस करो कितना खाओगे, और बस करो इतना काफ़ी है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से तीनों बसों के अर्थ में अलग अलग जो है दो दो वाक्य लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है बच्चों, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। कारक जानते हैं ना आप? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से आते हैं ना, उनके आगे चिन्ह आते हैं, विभक्ति चिन्ह। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है कहानी में। इस प्रकार से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। चलिए देख लेते हैं उत्तर में क्या लिखेंगे आप। उत्तर में लिखेंगे कारक शब्द से निर्मित वाक्य, और कारक का प्रयोग देखेंगे आप यहाँ पर। नंबर 1, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ पर क्या है? पर का प्रयोग है। ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, में या पर। तो यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक। ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर जो है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक। तीसरा होगा यहाँ पर, यह बस पूजा के योग्य थी। तो के किससे संबंध बताया गया? पूजा से। इस बस का संबंध किससे बताया गया? पूजा से। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की। तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक। ठीक है। इसी प्रकार चौथा है, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार, तो यहाँ पर के है? कंपनी, बस कंपनी का किससे संबंध है? हिस्सेदार से। ठीक है। तो उसी बस में जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है इस के में क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की। तो यहाँ पर संबंध स्थापित किया गया है। तो संबंध में क्या होगा? संबंध कारक। तो यहाँ पर जो है ये चारों के चारों आपने देखे यहाँ पर, और कारक के बारे में हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आई होगी। 10वां प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में आई, सरकना और रंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ क्रियाएं एकत्र कीजिए और कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना, ठीक है, इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्तर में, जैसे टहलना, चलना, ये गति से संबंधित है ना। टहलना भी गति का कारक है, और चलना भी जो है गति के बारे में बता रहे हैं। तो टहलना में दादाजी को टहलना अच्छा लगता है, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 11वां, कांच बहुत, क्या लिखा है? कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। किसमें? बस में। बस में जो शीशे थे ना कांच के, वो बहुत कम बचे थे और इतने टूटे फूटे थे कि उनसे बचना किसको था? लेखक को। इस वाक्य में बच क्या है? यहाँ पर बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक है एक शेष के अर्थ में, और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। ठीक है। क्योंकि बचे थे तो बचना हो गया, और दूसरा हमें बचना है सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जल है और हार है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्तर क्या लिखेंगे आप? पहले कै देखेंगे जल, और फिर हार देखेंगे। जैसे मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। तो यहाँ पर 2 बार जल आया ना, दोनों का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर क्या है? गरम जल, जल का मतलब पानी, और जलना जल जाना। ठीक है। और हार के बारे में भी 2 अर्थ होंगे। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा। हार का मतलब माला मिलेगी, मोतियों की माला मिलेगी ना। और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। और जिसके हाथ विजय यानी जीत नहीं लगेगी, हारना, तो उसे क्या होगा? मैच से बाहर होना पड़ेगा।
तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर बच्चों 12वां प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट। क्या ये फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, क्या क्या हैं, फर्स्ट और क्लास। दो शब्द है ना, एक फर्स्ट हो गया, एक क्लास हो गया। फर्स्ट और क्लास, यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है क्योंकि संख्या फर्स्ट है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण है। फर्स्ट क्या है, संख्यावाचक है, पहला है ना वो। उदाहरण है, महान आदमी में आदमी की विशेषता क्या है कि वह महान है। में किसी व्यक्ति आदमी की विशेषता है, क्या है, वो महान है। यह गुणवाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर आप जो उत्तर में लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण में जैसे 4, 8, 10 संख्याएं ना ये सारी। और इसी प्रकार गुणवाचक विशेषण में चांदनी रात, समझदार आदमी। तो यहाँ पर समझदार क्या है, विशेषण है। चांदनी क्या है, रात की विशेषता बता रही है ना, तो चांदनी क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपकी समझ नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, सुने, अच्छी तरह समझें। उसके बाद ही अपने उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका अभ्यास करें। याद रहे बच्चों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार अपने सभी कक्षा 8 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें प्रत्येक पाठ के प्रश्न उत्तर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।